स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और इस शो में आखिरी 1 घंटे का एक्शन हम आपके सामने रखेंगे कि स्टॉक्स में एक्शन है ये भी बताएंगे और रणनीति क्या होनी चाहिए आखिरी 1 घंटे के लिए ये भी आपके सामने एक एक करके आपको बताएंगे। पहले तो आपको बता देते हैं कि इस शो में क्या कुछ खास होगा। 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपके लिए कुछ क्लोजिंग ट्रेड्स आपको बताएंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के जरिए मौके कहाँ हैं कमाई के ये आपको बताएंगे ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। 3 बजे मार्केट एट 3 जिसमें कि हम आपको बताएंगे एक्शन भरे स्टॉक्स जहां पर की खबरें हैं। 3:05 पर खबर गर्म है सेगमेंट आएगा आपके लिए। 3:15 बजे BTST और STBT ट्रेड भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और 3:20 पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। तो ये हैं अगले 1 घंटे का पूरा हमने आपके सामने जो भी प्लानिंग है वो रखी। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं बाजार के अभी तक के एक्शन पर, बड़ी बातों पर। और आज नए शिखर पर पहुंचा निफ्टी, शानदार तेज़ी वहां पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ से थोड़ी मुनाफा वसूली भी हावी थी। 22,350 के पास निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी ऊपरी सरों से करेक्शन आया। दिन की ऊंचाई से 300 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी शानदार एक्शन है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर भी रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे। आज तेजी है सरकारी कंपनियों में, विनिवेश की बात एक बार फिर से तेज हो चुकी है और इसके चलते SCI, मॉयल और कॉनकॉर 4 से 6% ऊपर कारोबार कर रहे थे। वहीं FMCG, रियल्टी शेयर कमजोर थे, मेटल में कमजोर थे। वहीं मेटल और IT शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। तो यह है इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। तो मार्केट पर वापस लौटें तो करेक्शन है इस वक्त 23,350 के पास। 350 का लेवल भी तोड़ दिया है निफ्टी ने। 78 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर भी तेज गिरावट आई और करीब अभी तक तो हमने देखा था 200 अंकों की तेजी थी, लेकिन अब 49,887 के पास बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तो बैंक से यहाँ पर वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स भी देखेंगे तो 225 अंकों की तेज़ी यहाँ पर भी है। डिम्पी, आज सुबह हम एक करेक्शन का वेट कर रहे थे कि थोड़ा नीचे आ जाए तब एंट्री ले। क्या ये लेवल्स अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए? देखिए पूजा, सुबह जो हमारी बात हो रही थी एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही कर रहा है। थर्ड डे है जब मार्केट डेज हाई से डेज लो की तरफ आता है क्लोजिंग में। वजह क्या है? क्या कोई आज नेगेटिव खबर आई है क्या मार्केट के अंदर सेकंड हाफ में? नहीं। आज तो शपथ ग्रहण भी हो गया चंद्रबाबू नायडू का। आज तो निर्मला सीतारमण जी ने भी अपना ऑफिस को पकड़ लिया और ऐसा कोई खबर नहीं आई मार्केट के अंदर। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है मार्केट को कि ऊपर से उसको नीचे आना पड़ता है? या फिर ऐसा क्या हो जाता है मार्केट को कि उसको अपना सपोर्ट नहीं तोड़ना और वो चलना है? ये जो कश्मकश है ना, ये ज़्यादातर ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के बीच में है। इसी को मैं बार बार 3 दिन से आपको नोटिस करा रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है डेट इज़ कॉल्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड्स की प्रॉब्लम है। फंड्स की कोई कमी नहीं, RBI से कोई दिक्कत नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबल मार्केट ठीक, FIs हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पैसा क्यों नहीं लग रहा मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। पैसा है बट वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो, किस जगह पर हो, कैसे हो, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए फुल फ्लैज फोर्स के साथ मार्केट नहीं आ रहा। एक और चीज़, इंडिया विक्स बैक टू बैक टूटा। कल 10% टूटा था, आज 2.5% फिर से टूटा हुआ इंडिया विक्स। आप इंडिया विक्स को इतना तोड़े जा रहे हो, बैक टू बैक तोड़े जा रहे हो। नो डाउट हमने 11 का विक्स भी देखा हुआ है, लेकिन आप इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म करने के कगार पर ले आए हो आप। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 14.5 का विक्स ले आए हो। इससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करो कि मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होंगे। एक और चीज़, आज मार्केट के अंदर टिपिकली गैप डाउन हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, गैप अप हुआ। वो जो गैप अप हुआ था उससे शॉर्ट्स की ट्रैपिंग हो गई। वो मॉर्निंग में ही जब शॉर्ट्स की ट्रैपिंग हुई तो उन्होंने ऑल टाइम हाई लगवा दिया, तो आज आपने ऑल टाइम हाई भी लगा। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब आप ऑल टाइम हाई लगा के उसी दिन ही वापस नीचे आ जा रहे हो। नहीं तो पहले क्या होता था कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आप नीचे नहीं आते थे, तो अभी आप थोड़ा नीचे आ जा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि बाजार आज डेज लो पे क्लोज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से ऊपर भी आ जाए। लेकिन कहने की सिर्फ बात इतनी है कि आपको सतर्क रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार के अंदर उतार चढ़ाव यानी कि मोमेंटम है और जोल्ट है, एक किस्म का जोर से हिलाया जा रहा है। इसमें वीकर हैंड्स को बाहर निकाला जाएगा और स्ट्रॉन्ग हैंड सिस्टम में जाके बड़ा पैसा बनाएंगे। वीकर हैंड कौन से हैं? जिन्होंने आज
मान लीजिए शॉर्ट किया है, जिनके पास शॉर्ट थी, माल कट गया सुबह उनका, अब वो अपने आप को ये सोच रहे होंगे हमारा तो माल कट गया, उसके बाद बाजार नीचे आ गया। जिन्होंने सुबह सुबह तेज़ी देख के माल खरीदा होगा, उनको लगेगा अरे हम तो फंस गए, हम तो माल हमारा तो नीचे आ गया। तो दोनों लोगों को मार्केट ने आज गलत साबित कर दिया फिर से। तो ये चीज़ जो मार्केट के अंदर हो रही है ना, सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन और डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड्स की प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र, कि थोड़ा सा नीचे करो मार्केट को, एंट्री और एग्जिट का एक विंडो खोल दो। जिन्होंने ऊपर से शॉर्ट किया वो तुरंत अपना माल का ज़ीरो करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाजार नीचे बहुत नहीं जा रहा। वो जो 500 पॉइंट कमाने के लिए आते हैं वो 300 से ही निकल जाएंगे। ये मानसिकता है, ह्यूमन नेचर है जो मार्केट के अंदर काम करता है। दूसरा पॉइंट, जो विंडो खुलेगी उसी विंडो में 300 पॉइंट जैसे निफ्टी नीचे दिखेगा, बैंक निफ्टी दिखेगा, तो जिनको पैसा लगाना है उनकी डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है। मैं कल से परसों से बोल रहा हूँ और अभी तक वो डिप तो आया नहीं। देखते हैं, हम तो वेट करके बैठे, हमारी तरफ से ना था। आज का मार्केट का मोमेंटम, आज का मार्केट का ऊपरी तरफ से फॉल, वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ऑप्शंस राइटर्स का पैसा बनाने का तरीका है। वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो कॉल्स में आ जाएंगे लोग, उनका पैसा लास्ट में ले जाएंगे, और फिर पहले पुट्स का पैसा लेके जा चुके हैं सुबह सुबह जब मार्केट ने एकदम से तेज़ कर दिया था। एक और चीज़ है, क्या लीडरशिप की कमी है मार्केट के अंदर? बिल्कुल नहीं है, लीडरशिप तो बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके पास रिलायंस है, आपके पास HDFC है, दोनों आज आधा % ऊपर है। TCS, इन्फोसिस जैसे शेयर्स भी आज चले, LNT भी चला, तो लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। और एक और चीज़ जो मेरे को मार्केट के अंदर नोटिस हो रही है, थोड़ा ऑप्शंस वाले ज़्यादा सावधान रहें। आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो होता क्या है ना, लास्ट मोमेंट पे बैंक निफ्टी को थोड़ा हिलाया जलाया जाएगा और भी, तो आप थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर रहेगा। और एक और चीज़, ये ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला मामला होता है कि बैंक निफ्टी और IT एक साथ चले। कल कुछ ऐसा होने की कोशिश थी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, कल बैंक निफ्टी लाल निशान में गया। आज भी ऐसे कुछ होने की कोशिश थी, सुबह से देखो IT इंडेक्स नीचे आ गया, थोड़ा बैंकिंग काउंटर्स को भी नरम हुआ। तो ये दोनों का जो टकराव है ना, वो आपको फिजिकली मार्केट के अंदर दिखेगा भी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेंज की प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ, ब्रेकआउट हो जाने दो या तो ब्रेक डाउन होने दो। आप एक काम करो, या तो 23,200 की वेट कर लो, आ जाएगा प्लस कर लेना, या तो फिर 23,500 की वेट कर लो, फाइनली पार हो जाएगा फिर प्लस कर लेना। ये जो 23,200 से 23,500 वाली रेंज है ना, ये आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। ये आपके डिसिप्लिन को ब्रेक करने के लिए बनी है, एक्चुअली में डिसिप्लिन ब्रेक कर देगी आपका। तो आपको जैसे ठीक लगे आप करो, और इस रेंज के अंदर तो ऑप्शंस बिल्कुल ही मत लो, ना ही कॉल ना ही पुट। हाँ, राइटिंग आती है ज़रूर करो, इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता राइटिंग का। कुणाल परार हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन गेडिया हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। कुणाल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला। अब कुणाल जी पहले तो आपका व्यू पॉइंट एक बार जरा इंडाइसिस पे आपका टेक क्या है, जरा आप बता दीजिए। निफ्टी जी 23,370 के अराउंड निफ्टी ट्रेड कर रही है, एंड लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में निफ्टी में हमें ऊपरी लेवल पे ही मोमेंटम देखने को मिले, जिस हिसाब से नया हाई निफ्टी ने बना दिया है। तो पिछले लगातार 3 दिन से निफ्टी इसी लेवल पे ट्रेड कर रही है, ऊपर में 23,400 के अराउंड जो रेजिस्टेंस फेस कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 23,400 के लेवल पे आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस फेस करेगी। मुझे लग रहा है कि ये लेवल को तोड़ देगी और ऊपर में 23,800 तक के भी लेवल निफ्टी में दिखाने के लिए रेडी है। जिस हिसाब से 4 जून को जो फॉल आया था उसके बाद जो रिकवरी आई है, मेरा ये मानना है कि निफ्टी यहाँ पे नहीं रुकेगी और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। जुलाई में जो बजट होगा वो बजट के बेस पे हमें लग रहा है कि निफ्टी 23,800 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो मोटा मोटी मेरा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ये है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 23,200 का है टाइमिंग के लिए। कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 23,350 या 23,300 खरीदारी करके ही चलने का व्यू रहेगा। 23,200 के एसएल के साथ 23,800 तक के लेवल हमें ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। सो मोटा मोटी व्यू यही पॉजिटिव साइड का ही है डिम्पी जी। जारी करके आप चल सकते हैं यहाँ से, और तेजी की उम्मीद है ये ऐसा इस वक्त इंडेक्स पर। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी ले लेते हैं आखिरी 1 घंटे के ट्रेड के लिए, और दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन जी बताइए, आप कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं एक सेक्टर रोटेशन हो सकता है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ सकते हैं बाजार में। मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है,
तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में भी एक अच्छा खासा रुझान है। ब्रॉड मार्केट से हमें लेटेंट व्यू एक स्टॉक है जो अच्छा लगता है। एक शार्प रनअप के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन हमें लगता है कि कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट होने को है, तो हम लेटेंट व्यू में बाई की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 505 का और टारगेट रहेंगे 536 और 548 के। जो दूसरा हमारा पिक होगा वो केएनआर कंस्ट्रक्शन पे होगा। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में हमने रिसेंटली एक शार्प रनअप देखा है, 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट होने को आ चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में पिछले स्विंग लो से एक हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो सकता है 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 366 का और टारगेट रहेंगे 397 और 407। केएनआर कंस्ट्रक्शन लेटेंट व्यू, ये जतिन जी की सलाह। कुणाल जी, आपकी सलाह क्या होगी? वेल, मेरे ओर से दोनों खरीदारी की ही सलाह रहेगी। पहला जो है वो MOIL है, मॉइल 532.80 का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप खरीदारी करके चलिए 500 के SL के साथ। टारगेट 558 558 का पहला रहेगा और दूसरा टारगेट 599 यानी कि 599 का रहेगा। और दूसरा HDFC AMC 4010 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चले 3730 के SL के साथ। टारगेट की बात करें तो 4220 का पहला टारगेट, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 4570 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, HDFC AMC, ये है कुणाल जी की सलाह। इस बीच कुछ स्टॉक में एक्शन दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें फिनटेक कंपनियां देखिए, पेटीएम में उछाला है अभी और स्टॉक 8% ऊपर आ गया। एक बार जियो फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक तेज़ी आई है। थोड़ी देर पहले ही दोनों स्टॉक में एक स्पाइक आया और जियो फाइनेंशियल भी देखिए लगभग 2% ऊपर है और पेटीएम भी एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर भी 9% ऊपर है, अभी स्टॉक आ चुका है। वैसे तो इन दोनों फिनटेक को लेकर कुछ घोषणा हुई भी थी पॉलिसी में कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की उनकी कोशिश रहेगी, लेकिन वो शुक्रवार की बात थी जब RBI पॉलिसी आई थी। आज ये स्पाइक थोड़ा देखना होगा, क्या कुछ खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से तेज़ी है। बट क्या व्यू बन रहा है आपका जतिन जी इन फिनटेक कंपनियों पर? पेटीएम पर सलाह दीजिए, 9% अब ऊपर आ चुका है और जियो फाइनेंशियल्स भी देखिए एक बार, दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए कहीं पर? देखिए, ओवरऑल फिनटेक कंपनीज में अगर जो बात करूँ तो पेटीएम पे मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। उसमें बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो होता है, इसके लिए मैं पेटीएम में अवॉइड की सलाह दूंगा। अगर जो टेक्निकली अगर जो मैं बात करूँ तो ये 350 के लेवल से अभी 400 के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा पुल बैक है, लेकिन मैं इसमें बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं पोजीशन लेने की सलाह नहीं दूंगा। अगर जो जियो फाइनेंशियल की अगर जो मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि एक 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन डेफिनेटली हो रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो ये स्टॉक अराउंड 358 के ऊपर चले जाता है तो इसमें एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है। तो हमें लगता है कि 358 के ऊपर जो जाता है तो एक कंडीशनल बाय सजेस्ट करना चाहूंगा 358 के ऊपर। इसमें मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 352 का। तो 358 के ऊपर 352 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 375 के। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपको मोटा मोटी व्यू हो गया। आपने पेटीएम के लिए तो मना कर दिया। ये दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे चले हैं और अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। पेटीएम तो बकायदा 8% ऊपर आ गया। इंटरेस्टिंग। एक दो शेयर हम आपको और दिखाते हैं। आज आपको ध्यान है एक हमारे साथ सुबह ऑप्शंस के ट्रेड जब दे रहे थे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, तो काफ़ी सारों ने LIC हाउसिंग के बारे में जिक्र किया था। आपको ध्यान होगा आज हमारे मेहमान थे और रत्नेश जी थे, रत्नेश गोयल। उन्होंने LIC हाउसिंग के कॉल दिलवाई थी। शेयर 5% ऊपर है, उस समय था 2-2.5% ऊपर। हमने भी एक बार पूछा था, कुछ बोरा से शायद पूछा था या तो सोनी पटनायक से पूछा था कि LIC हाउसिंग चल सकता है, बढ़िया शेयर है, बिल्डअप वगैरह ठीक था इसका। आज अब देखो डेज हाई पे है। कुणाल जी, मेरे को सिर्फ इतना पता करना है, इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और चलेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस? क्योंकि कॉल्स वालों को भी बेनिफिट है, फ्यूचर वालों को भी बेनिफिट है और कैश वालों को भी बेनिफिट है। बस चेक इतना करना है कि और पैसा बनेगा या फिर यहाँ से बाहर निकले। जी,
इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी मोमेंटम आ चुकी है। अगर इंट्राडे ट्रेड है तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल की बात कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे होल्ड करके चलिए। बहुत ही अच्छी और तगड़ी मोमेंटम यहाँ पे ये स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैं लेवल की बात करूं जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेवल कहीं ना कहीं डिम्पी जी ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो है वो 780 का है। और जैसे ही 780 डिम्पी जी काउंटर ब्रेक करता है, ऊपर में हमें तकरीबन तकरीबन 820 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो जिनका पोजिशनल ट्रेडिंग है वो होल्ड करके चलिए, इंट्राडे पे फिलहाल बुक करके चलिए। ठीक है, आज आप एक बार चीज़ और देख रहे होंगे, अभी हमारे मेहमानों ने आपको मॉयल दिया है, एक सरकारी कंपनी है, मैग्नीशियम से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप MMTC को भी चेक करो एक बार, स्क्रीन पर ज़रा दिखाना है MMTC को। कंटेनर कॉरपोरेशन तो खैर आप देख ही रहे होगे, कई दिनों से IRCTC कंटेनर कॉरपोरेशन सब चल, MMTC भी दिखाओ। ठीक है, एक ऐसा ही और शेयर है STC, अगर है आपके पास वो भी दिखाओ। एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी दिखाओ। STC भी होगा एक, MMTC और STC दोनों ट्रेडिंग की कंपनीज़ है। MMTC थोड़ा जो प्रीशियस मेटल है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और STC जो एग्रीगेट मैटर है उसके लिए करता है। चलिए ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन आपके पास आ गया, 6% ऊपर है। इनके विनिवेश की बात ना फिर से बात सामने आ रही है। विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। पहले हुआ क्या था, विनिवेश बहुत स्पीड से होना था, फिर वो हो नहीं पाया, तो सरकार ने क्या हो गया, इनके बैलेंस शीट्स को इम्प्रूव कर दिया। इन्होंने भर भर के डिविडेंड दिया और अच्छे से प्राइसिंग भी हो गई है। लेकिन अब फिर से खबर ये आ रही कि इनके विनिवेश की प्रोसेस यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेचती है वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सुमित चतुर्वेदी मेरे सहयोगी हैं, उनके पास एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि शिपिंग कॉरपोरेशन में ऐसा हो सकता है। आइए समझते हैं वो क्या खबर है उनके पास। सुमित जी बताएं आप। वैसे कब तक टाइमलाइन का थोड़ा मुश्किल है कहना, पर ये ज़रूरी तय है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रोसेस पूरा है काफ़ी जल्द तेज़ी से शुरू हो रहा है। रीज़न एक ये है कि इलेक्शंस की वजह से वो रुक गया था। एक बहुत हाईली प्लेस्ड सूत्र ने हमें बताया कि अब वो उस पर काफ़ी फोकस रहेगा और वो जल्दी शुरू होगा। उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था उसका जो उसको बेचने की जो बात थी वो सब नहीं हो पा रही थी क्योंकि तब इलेक्शन चल रहे थे, पर अब जल्दी ही शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया के लिए फाइनेंशियल बिड्स भी जल्दी बुलाई जाएंगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी देर से ये मामला है जो अभी लटका हुआ है, कह सकते हैं थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, पर अब इसमें बहुत जल्दी होती दिख रही है क्योंकि अब चुनाव खत्म होने के बाद, नई सरकार के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चुनाव की वजह से जो विनिवेश वाली प्रोसेस है थोड़ी पीछे हो जाती है। अच्छा, चुनाव की वजह से नहीं तो सरकार के राइट ही नहीं होते ना, विनिवेश तब कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस दिन इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद इस तरह के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का जब गठन हो गया तो विनिवेश वाली प्रोसेस सामने निकल के आएगी। वो सारी कंपनीज टेंटेटिवली फिर से चलेंगी। कंटेनर कॉरपोरेशन भी इसी का हिस्सा है, बाय द वे मैं आपको बता दूँ। हालांकि उसमें तो फ्रेट कॉरिडोर वाला बस भी है, क्योंकि 2 फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे वाला और सड़क वाला, दोनों के दोनों पे काम काफ़ी हुआ है और काफ़ी हद तक ऑपरेशनल भी होने की स्थिति में है। तो इसलिए ये भी एक खबर है। शिपिंग कॉरपोरेशन एक बार चेक करा लेते हैं। कुणाल परार जी एक बार ज़रा चेक करना। 6% शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए आम सी बात है, खबर नहीं भी आती तब भी चलने की कैपेसिटी रखता है ये। तो ज़रा चेक कर लीजिए कितनी पावर है इसके अंदर। पावर बहुत थी, अभी पावर की बात नहीं करूंगा। उस पावर के बेस पे काउंटर नीचे 200 से लेकर 260 तक की मोमेंटम दिखा चुका है ना। इस लेवल पे काउंटर ने जो मॉर्निंग में हाई बनाया था उसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। पहले भी अगर मैं बात करूं तो मई महीने में तकरीबन 265 के अराउंड स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था एंड वहां से हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली थी। तो इस बार मैं इतना कहूंगा वेटिंग वॉच कीजिए। अगर 265 266 के ऊपर अगर काउंटर सस्टेन होता है तभी नई खरीदारी करके हम लोग चलेंगे। विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पे एक बार जरा विवेक जी को भी दिखा दीजिए। विवेक जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है हमको। छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे फिर बातचीत करते हैं सर।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट तो खैर पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, जिसमें 23,450 500 वाला रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया अगर आप देखेंगे तो 23,200 भी है। और अभी तक हमने टेस्ट ही नहीं किया सपोर्ट को। जिस गैप की रिक्वायरमेंट थी वो गैप भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवाई जुड़ गए। फंडामेंटल हमको चीज़ें सारी थोड़ा समझाएंगे और बात भी करेंगे उनसे हम। विवेक सर, कोई सरकारी कंपनी आपकी नज़र में आ रही है? एक नया एंगल खुल रहा है वापस से विनिवेश वाला, जिसमें फिर से एक्टिव हो गया मॉयल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, ऐसे वो सारे नाम फिर से लोगों को याद आ रहे हैं जिनका विनिवेश सरकार की एक सूची बनी हुई है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार को विनिवेश की अब ज़रूरत क्यों है। भाई इतनी अच्छी बैलेंस शीट हो गई है, शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, खुद आपको डिविडेंड दे देते हैं, तो आप क्यों बेचना चाहते हो किसी को? क्या इसी पॉलिसी के साथ कि गवर्नमेंट गवर्नेंस का काम करना चाहती है, वो कंपनी चलाना नहीं चाहती? तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, चला तो रही है। थोड़ा समझाइए सर, ये विनिवेश वाला मैटर कितना गंभीर है। सरकार कर देगी इस बार अपने टारगेट अचीव? तो डिम्पी जी, आप अगर रिकॉर्ड देख लो पिछले कई दशकों का, आपको दिखेगा कि सरकारी कंपनीज पिछले कुछ ही सालों में अच्छी कर रही है। उसके पहले हमेशा सरकारी कंपनीज नुकसान करती थी। और ये ऑन रिकॉर्ड है। जब जो जमशेदजी टाटा का एक इंटरव्यू है जहाँ पे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नेहरू जी साफ बोलते थे कि सरकारी कंपनी को मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, वो सोशलिज्म में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कंपनीज को। और ये थॉट प्रोसेस के कारण सरकारी कंपनीज कभी भी मुनाफा नहीं की। और आप अगर कोई भी सरकारी कंपनी, आप चाहे बीएसएनएल ले लो और दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम ले लो, या कोई भी सेक्टर में आप ले लो, ऐसे आपको दिखेगा कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो बहुत बेहतरीन करती है। जिस साइज का आज एलआईसी है, उसको मतलब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन आपको दिखेगा कि बिजनेस ज्यादा कौन कर रहा है आज के दिन भी। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज देखिए, विनिवेश बहुत बढ़िया चीज है अगर सिलेक्टिवली करे। सरकार को क्यों करना है? मोदी जी 10 साल पहले उन्होंने यही कहा था कि अब मैं थोड़ा बहुत वर्डिंग्स में गलत हो सकता हूँ, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट? या फिर एक और कहावत बोलते हैं कि सरकार का द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस। सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, सरकार को तो गवर्नेंस करना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाना चाहिए, और फिर बाकी इंडिविजुअल्स पे छोड़ना चाहिए कि वो लोग कैसा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, पहली चीज। और दूसरी चीज, देखिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है, वो पैसा सरकार के पास रहेगा। और अगर विनिवेश करते हैं वो लोग, तो ये पैसा भी आप, मुझे लगता है कि काफी इस बजट में आपको दिखेगा, क्योंकि थोड़े नंबर्स कम आए सीट वाइज, काफी पब्लिक को बेनिफिट दे रही है सरकार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये होने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर कुछ कंपनीज जो दिमाग में आती है जो विनिवेश हो और सही में आउट परफॉर्म कर सके, या फिर उनका वैल्यू अनलॉकिंग हो, दो तो आपने बोला ही था, शिपिंग कॉर्पोरेशन और कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये दो तो ऑन रडार है ही। और कंटेनर कॉर्पोरेशन का परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है कि एक और कंपनी है बीपीसीएल, वो पिछले टाइम पे भी कोशिश में थे ये लोग, लेकिन कर नहीं पाए थे। वैल्यूएशन वाइज बीपीसीएल आज भी सस्ता है, और मुझे लगता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स उधर होता है तो बीपीसीएल बहुत अच्छा कर सकता है। और एक और छोटी कंपनी है रियल एस्टेट में, आज के दिन रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 साल रियल एस्टेट एक बहुत लंबे डाउन साइकिल के बाद अभी उठ रहा है ऊपर। तो एक और सरकारी कंपनी है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये अभी 200 आजू बाजू चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो ये कंपनी भी बहुत आउट परफॉर्म कर सकती है। तो ये 4 कंपनी आप अगर फोकस करो तो भी आप अच्छा कमा लोगे। अगर सरकार का भी इन पे नजरिया जाना चाहिए, मतलब हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी आई थिंक सरकार भूल गई है कि उनकी कंपनी है, तो उनको भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर सरकार याद नहीं भी दिलाती है तो विवेक जी, आपने काफ़ी समय से इसको पॉइंट आउट किया है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने समय रहते इसको समय से पहले पॉइंट आउट किया, और अब देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ में आ चुकी है। इस कंपनी पर आप नज़र रख सकते हैं। सरकारी कंपनियों में बीपीसीएल अच्छा लग रहा है, कॉनकॉर, एससीआई जैसी कंपनियाँ, इन्हें आप अपने रडार पर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। और इस सेगमेंट में हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? आजकल हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो एमसीएक्स के अंदर रहेगा। स्टॉक यहाँ पे फर्दर बुलिश मूव के लिए
अपना सेटअप दिखा रहा है, तो आप 3850 की कॉल ऑप्शन कंडीशनली इसको 108 रुपए के ऊपर खरीदना है आपको। अभी भाव इसका 103 रुपए के करीब चल रहा है। 108 के ऊपर 3850 की एमसीएक्स की कॉल ऑप्शन खरीदे। टारगेट 155 और एसएल 85 का रहेगा। 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। आपका अधिकतम फायदा यहाँ पे 9400 का और अधिकतम नुकसान 4600 तक का हो सकता है। 3850 की कॉल खरीदे जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 9400 का हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी कहीं नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू ध्वनि आपका इस रणनीति के लिए। स्टॉक 3% ऊपर है, ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है तो ये रणनीति आपको बता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। इस बीच सीमेंट कंपनियां नजर वहीं जा रही है। सारी सीमेंट कंपनियों को एक बार दिखाइए। सुबह थोड़ा करेक्शन आया था लेकिन अभी एक खरीदारी आई है। एसीसी देखिए 3% ऊपर, अल्ट्राटेक में तेजी है, अंबुजा सीमेंट 5% ऊपर आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जिसमें कि इन सीमेंट कंपनियों ने 8 से 10 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाया था। इस खबर का सुबह तो कुछ रिएक्शन दिखा नहीं लेकिन अभी देखिए एक अच्छी तेजी आई है। सुबह वैसे मिड कैप कंपनियां चल रही थी सीमेंट स्पेस में लेकिन अभी ये तेजी आई है। डिम्पी हमने हाईलाइट भी किया था सीमेंट कंपनियों को। पहले क्या हुआ, सेलन न्यूज़ हुआ, यानी कि जैसी खबर आई तो वापस टूटा, लेकिन उसके बाद एक लेवल टूटने के बाद फिर से रीबाउंड इन शेयर्स के साथ आ रहा है। फंडामेंटली काफ़ी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, नई सरकार बनी है, ताबड़तोड़ ऑर्डर दिए जा सकते हैं। आपको पता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी भी दिख रही है गवर्नमेंट के अंदर और अभी तो बजट आना बाकी है। और अगर कोई आदमी पीछे इस तरह 3-4 महीने पीछे चला जाए तो इंटीरियम बजट को अगर आपने गौर से सुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ कैपेक्स से भरा हुआ था। एक्सपेंशन एंड और एक्सपेंशन, और जिसमें इंफ्रा का तो रिकॉर्ड एक्सपेंशन की बात भी गई थी। अगर वो सिर्फ रिपीट होके भी आ जाए ना, बजट कोई एडिशन ना हो, सिर्फ रिपीट होके भी आ जाए तो भी सारी कंपनीज के पास अभी गुंजाइश बनती है। अब इनके लिए मानसून नॉन मानसून वाला ज़्यादा फैक्टर नहीं रहता। ऑल्दो कई बार अच्छा मानसून भी सीमेंट की डिमांड को बढ़ा देता है क्योंकि वहाँ पे पैसा आता है और डिस्क्रिशनरी पावर से सीमेंट भी खर्च होता है। गवर्नमेंट ने जो पहला फैसला लिया वो तो यही लिया ना कि वो 3 करोड़ घर बनाना चाहते हैं, तो बिना सीमेंट के घर थोड़ी बनेंगे। तो सारी सीमेंट कंपनीज के लिए एक तरफा हो सकता है, थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट का बेनिफिट भी है। इसमें 10 एंगल जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट के जीएसटी कैलकुलेशन है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा सीमेंट कंपनीज को वैल्यूएशन टर्म्स पे छांट छूट के आप अच्छे से कर लें। अभी और सीमेंट कंपनीज खुल जाएंगी ऐसा मेरे को लगता नहीं है। देश में सीमेंट प्लांट खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टिंग है इसकी। तो जो प्रिवेलिंग प्लांट है यही अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर करके मार्केट के अंदर एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। पहले कार्टलाइजेशन की प्रॉब्लम एक ज़माने में हुआ करती थी, अब वो नहीं है, ऐसा सुनने में तो काफ़ी बार आता है। एक बार विवेक सर से राय ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल वाला मैटर है इसलिए। विवेक जी, एक बार ज़रा सीमेंट कंपनीज पर आपके रिकमेंडेशन, डिमांड वगैरह की तो कोई कमी नहीं होगी ना, और दूसरा प्राइसिंग एक्शन इनके फेवर में है। अब ये हिम्मत करते हैं कि मॉनसून के सीजन में भी 10 रुपए दाम बढ़ा रहे हैं। इसको दिख रहा है। इनफैक्ट आप अगर दाम बढ़ाने की बात देखो तो काफी समय से एक लगाड़ सा फेस चल रहा था जहां पे दाम बढ़े नहीं थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है ये सीमेंट के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रहने वाला है इस सरकार में। इनफैक्ट जो वोट ऑन अकाउंट था उसमें 11,11,111 करोड़, मतलब ऑल वंस थे सारे, तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा वो लोग बजट इंफ्रा पे, मतलब बजट में इंफ्रा स्पेंडिंग पे लोग सोच रहे हैं। हो सकता है कि जो पूरा टोटल बजट आएगा उसमें घटाने वाले तो नहीं है, अगर बढ़ना है तो बढ़ा सकते हैं, घटेगा नहीं। तो इतना बड़ा अगर एम रहता है तो आपको चारों तरफा एक्टिविटीज दिखेगी, पहली चीज। और जो सरकार का वापस फोकस है, पहले दिन ही साइन यही किया कि 3 करोड़ नए घर बनेंगे। और जो रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि रूरल साइड में ग्रोथ की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट आप अगर देखो ओवरऑल इंडिया का जीडीपी करीबन मात्र 12 या 13 शहर में, एग्जैक्ट नंबर्स डेटा मेरे पास नहीं है लेकिन आपको बाद में भिजवा सकता हूँ, करीबन 13 सिटीज मेजॉरिटी प्ले दिखा रही है जीडीपी में। और जो रूरल साइड है वहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है। तो सरकार का फोकस ये भी रहेगा कि रूरल साइड में आपको जोर ज्यादा लगाए। और तीसरी या चौथी बात यह है कि मॉनसून ठीक ठाक चल रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है ये। और जब मॉनसून अच्छा चलता है तो रूरल डेवलपमेंट आपको वापस हाई लेवल पे देखने को मिलती है।
तो ये सारा का सारा एक पॉजिटिव एम्बियंस बन रहा है सीमेंट में। मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक एसीसी है बहुत सस्ता दिखता है मुझे नोवोको विस्टास है, इग्नोर्ड स्टॉक है ये बाजार में, ये एक अंडर वैल्यूएशन स्टॉक वाला मुझे दिख रहा है। तो इन सब पे आप अगर फोकस करते हो, हाँ, जहां तक आपने कहा कि नया प्लांट लगाने का आपको 10-10 से लेके 12-12 साल लग जाते हैं एक सीमेंट के प्लांट को ब्रेक इवन करने में, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि नया कोई प्लांट आए। चलिए, ये फंडामेंटल रहा है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि सीमेंट कंपनियों के लिए प्ले आउट कर रहे हैं। सुबह तो ये नहीं चले जैसे कि हमने आपको बताया, लेकिन आखिरी कुछ 15-20 मिनटों में ये एक्शन निकल कर आया। हालांकि मिड कैप कंपनियों में एक्शन दिखा था, एक बार टेक्निकल चेक भी ले ही लेते हैं। जतिन जी, अभी भी कहाँ मौके देख रहे हैं आप टेक्निकली एंट्री लेने के लिए, अगर किसी सीमेंट कंपनियों में खरीदारी करनी हो तो? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया सीमेंट एक स्टॉक है जो अभी तक हमें चला नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंसीडरिंग कि ओवरऑल जो मार्केट में अपमूव आया है उसमें ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग भी रहा है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये मूव करने को स्टार्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। तो हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा बैठ रहा है एट करंट मार्केट प्राइस, और अगर जो भी थोड़ा डिप आता है तो उसमें ज्यादा डाउनसाइड हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अराउंड 215 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है 233 से लेकर 238 का अपसाइड पोटेंशियल है, और इसमें स्टॉप लॉस में 215 का सजेस्ट करना चाहूंगा। तो अमॉन्ग दी सीमेंट पैक हमें इंडिया सीमेंट रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता है। इंडिया सीमेंट्स में अभी भी मौके दिख रहे हैं, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। बाकी सारे स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। फेडरल बैंक भी एक बार देख लेते हैं, इस वक्त अपनी डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, कोई BTST ट्रेड लेना चाहिए फेडरल बैंक में? कल काउंटर 173 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर के मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मैं बात करूं अर्ली चार्ट की, तो ऐसा लग रहा है कि फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट काउंटर ने ऑलरेडी दे दिया है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी डेफिनेटली। BTST के लिए काउंटर फिलहाल बिल्कुल परफेक्ट है। 173.80 के अराउंड है, 166 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट है 180 का है, जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। 180 जैसे ही क्रॉस होगा 190 तक के भी लेवल स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो यस, BTST करके जा सकते हैं विद एसएल ऑफ 166। तो फेडरल बैंक पे होगा। और बकायदा आज की डे हाई की जो क्लोजिंग हो रही है ना, इसकी ये भी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके अपने सारे गेंस को कम कर रहा है। फर्स्ट हाफ जो मार्केट का था ना, पूरी तरह से पुट वालों को पनिशमेंट देने का था, क्योंकि एक तरफा मार्केट चल रहा था। जैसे सेकंड हाफ शुरू हुआ तो कॉल्स वालों को पनिशमेंट मिली। यही बात हमने सुबह सुबह आपको रखी थी कि एक ही टेबल पे बैठे हुए दोनों लोग आज लॉस करके जाएंगे, जब तक मार्केट रेंज में रहेगा। ना ही कॉल्स वालों को ना ही पुट्स वालों को पैसे मिलेंगे। ये मैं बार बार कॉल और पुट की बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग जो है कॉल्स और पुट्स में काम करते हैं, स्पेशली जिस दिन वीकली एक्सपायरीज होती हैं उस दिन तो हीरो जीरो बढ़ चढ़ कर चलता है। ऐसे चलता है हीरो जीरो जैसे कि आज ही आज में सब कुछ बन जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा और हो सकता है ट्रेड ही ना मिले। ये जो प्रथा है ना हीरो जीरो वाली, थोड़ी खतरनाक है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ये हीरो जीरो का रेशो ऐसा अगर हुआ ना कि मान लो आपके पास 4 बार ठीक हुआ और 6 बार नुकसान हो गया, आपका मनोबल टूट जाएगा, प्रिंसिपल टूट जाएंगे आपके, जो अगर आप मार्केट को लेकर कुछ बनाते हो तो थोड़ा वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक तरफा मूव आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन ये जो वॉलिटिलिटी रहती है रेंज की, खतरनाक हो जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। इंश्योरेंस को लेकर भी काफ़ी बज़ है मार्केट के अंदर। जनरल इंश्योरेंस को लेकर, खासकर जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने कि कंपनियां थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरें बढ़ाने के लिए आज ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। आइए और ज़रा डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी अनुराग शाह से कि कितना प्रीमियम बढ़ सकता है जो इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए, क्योंकि रोड्स पे एक्सीडेंट काफ़ी ऐसे होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी कॉस्टिंग बहुत आती है। इंश्योरेंस कंपनीज की बैलेंस शीट ठीक नहीं हो रही है, प्रीमियम बढ़ाना चाहेंगे। आइए समझते हैं अनुराग से। अनुराग बताएं। देखिए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मांग करने वाले कि मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके अंदर रिवीजन किया जाए, उसके दरों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले 4 सालों के अंदर मात्र
मात्र एक बार दरों में बदलाव किया गया है और कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अलग अलग कोर्ट्स के क्लेम बढ़ रहे हैं और अब कंपनियों को जो सरकार के द्वारा नई मुहिम शुरू की जा रही है गोल्डन आवर ट्रीटमेंट की, सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा, वहां पर भी इंश्योरेंस कंपनियों को ही अपने कुल प्रीमियम में से आधा % हिस्सा जो है उस फंड के अंदर देना होगा। हिट एंड रन के मामलों के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनियों को उस हिट एंड रन फंड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा 0.1%। तो तमाम चीजों का जो प्रेशर कंपनियों पे बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों के जो अधिकारी है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से मांग कर रहे हैं कि दरों में बदलाव किया जाए। पहले जो है रेगुलेटर इसमें बदलाव करता था सभी आंकड़ों को जुटाने के बाद, लेकिन पिछले 3 साल से ये अधिकार जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास है। तो अब वही इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तमाम अपने आंकड़ों को पेश करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बताएंगे कि किस तरह से अभी उनके लिए जरूरी है दरों के अंदर बदलाव करना। और हमारी जो बात हुई है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों से, उनका मानना है कि इस बार जो है वो दरों के अंदर बदलाव जरूर होगा और हो सकता है जुलाई से वो लागू भी हो जाए। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्क्रीन पे दिखाओ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस स्कीम पे दिखाओ। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपटीशन एक लेवल का बढ़ेगा, तो इससे पीबी फिनटेक जैसी कंपनीज को भी एक बार स्क्रीन पे दिखाओ, क्योंकि नॉन लाइफ का बहुत बड़ा बिजनेस उनके पास भी है जो कि ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर वो बेचते हैं। अगर ये बात मान ली जाती है तो देखिए, नई नई सरकार आई है तो उनके पास एक कुशन होता है कि अभी कोई जवाबदेही नहीं है, अभी तो हम चुनाव जीत के आए हैं, तो कठोर फैसले पहले 1 से 2 साल में ही लिए जाते हैं। फिर उसके बाद तो फिर पब्लिक डोमेन में आपको फिर से जाने की तैयारी हो रही होती है, तो फिर आप थोड़ा कठोर फैसलों से बच जाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर 4 साल में एक बार दाम बढ़ रहे हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेशन डाल दिया जाए, कुछ और ना भी डालें, तब भी आपको हो सकता है दाम बढ़ते हुए आने वाले दिनों में दिख जाए। ठीक, एक बार विवेक सर, आपकी रिकमेंडेशन, मान लीजिए सर्टेन परसेंटेज प्रीमियम का बढ़ा दिया जाता है तो कितना फ़र्क पड़ जाता है इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को इसका? देखिए, अब वो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर प्रीमियम बढ़ता है तो उसके बावजूद ये कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फेयरली वैल्यूड है। मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। 1-2 कारण है इसके लिए। एक तो जो क्लेम्स रेशियो है ये काफी बढ़ के रखा है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, और आप अगर इनके रिजल्ट्स भी देखो तो वो आपको दर्शाएगा। तो अगर 5-7% अगर प्रीमियम बढ़ता है तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक नेग्लिजिबल इफेक्ट ही होने वाला है। हाँ, ट्रेंड अगर जारी रहता है, जैसे सीमेंट कंपनीज में भी हो सकता है कि जारी रहे, वैसे अगर ट्रेंड जारी रहता है तो पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन इन वैल्यूएशंस पे मेरा तो ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस से टोटली अवॉइड का ही सलाह रहेगा। ओके, फिलहाल अवॉइड करिए इंश्योरेंस कंपनियों को जब तक कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं मिल जाती। अभी बैठक शुरू होगी, देखना होगा उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, तो दूर रहने की राय इन कंपनियों पर। चलिए, हमारे साथ पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं एसबीआई सिक्योरिटी से, सुदीप शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुदीप जी, धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए, इस वक्त आप कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से मार्केट में हमने देखा है कि मिड कैप्स और काफी अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव आया है, पर निफ्टी में थोड़ा ऊपर से आज दबाव भी हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत रिस्ट्रिक्टिवली अगर देखें तो एक स्पेस जहाँ पे एक अच्छा मूव आया है वो है एएमसी की स्पेस। आदित्य बिरला एएमसी, फिर निप्पॉन एएमसी, ये पूरा स्पेस बजिंग है। बट ये चारों स्टॉक्स में से एक स्टॉक जो सबसे बढ़िया है वो है एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पे हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट आया है, साथ ही साथ पिछले 3-4 दिन में कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक, और आज कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट, और साथ ही साथ प्रायर जो इसकी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड है वो भी बुलिश है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक नई चाल यहाँ पे शुरुआत हो रही है, और 3930 के स्टॉप लॉस से 4120 के टारगेट के लिए मेरी एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एचडीएफसी एएमसी, ये सुबह भी कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर सलाह दी थी एचडीएफसी एएमसी पर, और अभी थोड़ी देर पहले भी कुणाल जी का भी रिकमेंडेशन सेम था एचडीएफसी एएमसी पर। तो यहाँ पर आप बीटीएससी ट्रेड लेकर जा सकते हैं, 5% ऊपर है, 4000 स्तर के पास कारोबार कर रहा है, तो स्टॉक पर आप नज़र रखिए। चलिए, अब जानेंगे कि बाजार में कौन सी खबरें गर्म हैं, डीलिंग रूम में किस खबर को लेकर चर्चा हो रही है, और रुक करते हैं हमारे सेगमेंट का खबर गर्म है।
जी बिल्कुल, हमारी जो फोकस है वो रहेगी JSW इंफ्रा पे, क्योंकि हमारी जो डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है वहाँ पता चल रहा है कि थोड़ी सेलिंग देखने मिल रही है कुछ चंद फॉरेन इंस्टीट्यूशन डेस्क में। अब याद रखिए स्टॉक में जो है थोड़ी वॉल्यूम्स में पिकअप भी आई है और 5 लाख शेयर्स आज दिन के ट्रेड में एक्सचेंज हैंड्स भी हुए हैं। FIs का लगभग 2.34% स्टेक जो है करंट शेयर होल्डिंग है। और यहाँ पर अगर की FIs जो ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं कंपनी में उनके नाम मैं लेता हूँ तो वो इंक्लूड करते हैं कोहेन स्टीयर्स और प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप। ये एक टाइप से बुटीक से मीडियम लेवल के FIs हैं जो फोकस में रहने वाले। और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर से, यहाँ से पता चल रहा है कि जो FI सेलिंग को अब्जॉर्ब जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। 1-2 PMS के भी नाम आ रहे हैं यहाँ पे। और हमने थोड़ी सी वैल्यूएशन चेक भी की, यहाँ पे पता चला जो 12 मंथ EV EBITDA है कंपनी का वो थोड़ा महंगा साइड पे 25 गुना हो चुका है। वही अगर आप कंपेयर करें अदानी पोर्ट से जो इनका पीयर है वो 18 गुना पे आ रहा है। कहानी पूरी बदल चुकी है, क्योंकि जब कंपनी की IPO आई थी तब कंपनी के वैल्यूएशंस फेवरेबल भी थे और अदानी पोर्ट्स का जो वैल्यूएशन है महंगा था। और अब जो है कहानी उलट चुकी है। लेकिन ओवरऑल हमारा खबर यही है कि FI सेलिंग देखने मिल रही है हमें JSW इंफ्रा में। ठीक है, तो JSW इंफ्रा पर नज़र रखिए। 5 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं और अपडेट ये आ रहा है कि FIs की तरफ से कुछ सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कुछ हलचल और खबर है डीलिंग रूम में। JSW इंफ्रा में के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको कुणाल, क्या सलाह होगी आपकी? JSW इंफ्रा की बात करें जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में हमें स्टॉक में एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 283 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह फिलहाल रहेगी स्टॉक में। 283 के पास से हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। लो लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा 269 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे 294 का पहला टारगेट है स्टॉक हमें दिखा सकता है। 294 जैसे ही क्रॉस होता है 311 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलिए 269 के एसएल के साथ। ओके, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 269 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर खरीदारी करने की सलाह आपके लिए। आज का जो मार्केट में एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन हाउसिंग से जुड़े स्टॉक्स चल भी रहे हैं। सीमेंट पर हमने बात की ही, उसके अलावा चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियों में अच्छा बज़ है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आज चल रही हैं। सुबह कुछ ही चुनिंदा कंपनियों में मूवमेंट था, लेकिन अब देखिए सभी कंपनियों में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, आवास फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस भी पर दिखाई है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो सभी के सभी स्टॉक्स में करीब 3 से 5% की मजबूती आज दिखाई दे रही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में। एक बार इस स्टॉक पर भी सलाह लेते हैं। सुदीप जी, क्या सलाह होगी आपकी? हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में अभी भी कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए? कहीं पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की यदि बात करें तो एक स्टॉक जो नजर में सबसे ज्यादा आ रहा है और जहां पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब देखिए फरवरी 2024 के पहले स्टॉक में एक अच्छा मूव आया था। अप्रैल 2023 में 350 से लेके तकरीबन 650 तक फरवरी तक स्टॉक जा चुका था, डबल हो चुका था। लेकिन उसके बाद 580 और 650 के बीच में ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और आज हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन में से एक ब्रेकआउट नजर आया। 3-4 महीने के हाई को स्टॉक तोड़ के बाहर निकल रहा है वॉल्यूम्स के साथ। और बैंकिंग आज नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक मतलब आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट अगर आप देखें तो AMC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सारे जो स्पेसिस है जो फाइनेंस से एफिलिएटेड है, यहाँ पे एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस की स्पेसिफिकली यदि बात करें तो 700 का लेवल जब तक अब ये होल्ड करता है जो सपोर्ट जोन बन जाएगा, तब तक 735 और 740 के लेवल्स हम आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये स्टॉक में आ जाएंगे। कुछ और स्टॉक्स भी पता करते हैं। एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है रिटर्न्स के तौर पर भी और थोड़ा कंफर्ट भी है। शेयर काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, ठीक है। इसके लिए कुणाल परार को मैं चुनता हूँ। कुणाल परार जी, एक शेयर बताता हूँ आपको। मैंने सुबह भी पता किया था, सुबह तो हमको हाँ मिल गया था उस पर। आप अपने विवेक से बताइएगा, हाँ आप छोड़ दीजिएगा हमने हाँ है, हमारा शेयर है, क्या है क्या नहीं, आप सब कुछ भूल जाइएगा, अपने हिसाब से देखिएगा। शेयर का नाम है बजाज हिंदुस्तान, बजाज हिंद के नाम से उसका कोड है। 36 रुपये 30 पैसे का शेयर चल रहा है, आज फ्लैट है। शुगर की एक कंपनी है,
मेरा निजी तौर पर मानना है, निजी तौर पर, कोई चैनल का अपना टेक नहीं है, निजी तौर पर मानना है कि शुगर की डिमांड अभी बनी रहेगी। एथेनॉल वाला प्रेशर वापस आ गया इनके ऊपर, और दूसरा इस कंपनीज के अंदर भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर था जो इनके लिए पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, स्टॉक मंथली बेसिस पर चेक करना सर, वीकली चेक करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी मंथली चार्ट डालना। मंथली चार्ट पर एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है, ये चला तो पहला टारगेट 47 है, उसके बाद चला तो फिर हो सकता है 70 रुपये भी हो जाए। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, इस मार्केट में आया हूँ इन्वेस्टिंग का शेयर ढूंढने के लिए, तो मैं बजाज हिंदुस्तान को चुनना चाहता हूँ। आप मेरे को बताइए सर, बाय करूँ कि नहीं करूँ? जो आप कहेंगे वही होगा मिलॉर्ड। टिप्पी जी, ये स्टॉक में कल ही ब्रेकआउट तो आ चुका है डेली चार्ट पे, बट आपने मंथली चार्ट की बात की है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलरेडी विटनेस किया हुआ है 24 के लेवल के पास, और उसके बाद 32 के लेवल के पास। अभी वो दोनों लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो व्यू डेफिनेटली डिम्पी जी मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। नाउ अगर मैं ऊपरी लेवल की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे ये जैसा आपने 48 के लेवल की बात की, वो लेवल तो है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस होता है 67 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो बहुत ही बढ़िया रैली हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूंगा तो 32 का मेरा एसएल आएगा, और वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो 28 का मेरा एसएल आएगा। टारगेट 48 जैसे ही ब्रेक होता है 67 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यस सर। सर हमने आपसे पता किया, आपने हमारे को ये बता दिया कि शेयर चल सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। आप जिसके पास भी जो इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स ढूंढते हैं ना टिपिकली मार्केट के अंदर, कि सेफ सिक्योर इन्वेस्टिंग शेयर दे दो, तो मेरे को लग रहा है बजाज हिंदुस्तान वन ऑफ द स्टॉक हो सकता है। ऐसा नहीं कि इकलौता यही है, ये भी एक शेयर हो सकता है, कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, और मेरे को लग रहा है कॉमोडिटीज़ का प्ले काफ़ी दिन तक कंटिन्यू होता है, तो आपके काम आएगा ये शेयर, रख लीजिएगा। मेरे को काफ़ी पसंद आया ये शेयर। आज का इसका पैटर्न मैंने आज ही चेक किया तो मेरे को तो ठीक लगा। बढ़ते हैं आगे, एक दो शेयर जरा और चेक कर लेते हैं जिसका बिल्डअप आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या उसको BTST कैंडिडेट में डाल सकता हूँ क्या मैं? फेडरल बैंक के बारे में पता हो गया, अंबुजा पता हो गया, HDFC AMC सुदीप सर ने दे दिया, कुणाल ने भी दे दिया, LIC हाउसिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी पता कर लिया। एक शेयर है जिस पे मैं ट्रस्ट तो नहीं कर सकता, बट हाँ वो आज रुक गया पूरा दिन, उस शेयर का नाम है पिरामिल एंटरप्राइजेज। जतिन भाई एक बार ज़रा आप इस शेयर को चेक करना, ये बार बार चल के ना टूटने वाला शेयर है। आज मेरे को पहली बार ऐसा दिख रहा है कि दिन भर में जो ये चला है ना, बाकायदा डेज हाई पे क्लोज भी करेगा, और इसने फटीक थकावट नहीं दिखाई है। ये सेकंड डे थर्ड डे भी चल सकता है क्या शेयर? बस इतना ही चल सकता है। हमें लगता है कि 850 के स्ट्राइक पे जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, और हमें लगता है उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिल रहा है। तो हमें लगता है कि कल भी पिरामल एंटरप्राइज में हमें तेजी देखने मिलनी चाहिए। हमें लगता है कि 890 तक अपसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक में। तो ये कुछ एक स्टॉक हो गया पिरामिल एंटरप्राइजेस के बारे में। और आते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में, आज जरा पता कर लेते हैं। सुदीप से पता करता हूँ। सुदीप जी एक जरा IEX चेक करोगे, 174 रुपये का आ गया, याद हो गया ना आपको 174 रुपये वाला IEX? हम 165 170 तक की बात बोलते थे, आएगा ज़रूर, आ गया सर, 174 भी आ गया। यहाँ से जर्नी और कितनी साफ़ सुथरी लगती है सर आपको, और चलेगा क्या? डिप्टी जी बिल्कुल, अगर हम IEX की बात करें तो जो दिसंबर 2023 का जो एक स्विंग हाई था, जिसके बारे में हम काफी बार हमने चर्चा भी की है यही शो पे, कि ये एक रेंज में रहता है 140 और 165 170 के बीच में, और नीचे के लेवल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो हमने पिछले सप्ताह इसके बारे में बात की थी कि ये ऊपर के साइड अपने 167 170 के आसपास एक दौड़ लगा सकता है ये सारे PSU स्टॉक्स में जब रिबाउंड आएगा। तो अब ये आ चुका है। अब ये 170 जो इसका जो लेवल था ना, 169 170 का जो एक हाई था जनवरी 2024 का जो एक स्विंग हाई था, वहीं पे अब आ चुका है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि आज यहाँ यहीं पे क्लोज करें, और कल भी ये एक नया हाई बना के 170 के ऊपर आ गया। आज और कल एक दो दिन ये सस्टेन कर जाए तो मुझे लग रहा है अगला मूव यहाँ पे 190 और 196 का रहेगा। तो ये कंडीशनल बाय है कि 175 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 190 195 के लिए दरवाजे खुल जाएंगे।
लोअर लेवल पे यदि हम देखें तो 166 का अब एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, जो जो पिछले काफी दिन में जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, तो अब वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो 166 होल्ड करता है तो इस पे जरूर से ये नजर में रहना चाहिए। अभी ये ब्रेकआउट आने के ही इसके ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि ध्यान रखना चाहिए हमें आईएक्स पर। आईएक्स यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नजर आ रही थी। बीटीएससी ट्रेड यहाँ पर लेके जा सकते हैं। चलिए कुछ और भी क्विकली बीटीएससी ट्रेड्स देख लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। कुणाल जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड नजर आ रहा है आपको? वेल, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड जिस हिसाब से अभी स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है जो जिसमें मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, वो है आईबुल पीपी। अगर इस स्टॉक की बात करूँ, मैं पूरा नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसको हम आईबुल पीपी कहेंगे। 77 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड वॉल्यूम एक्टिविटी देखने जाओ तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम एक्टिविटी आज के दिन में हमें देखने को मिली है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे 74 का हम एक्सेल मैनेज करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। सो टारगेट सबसे पहला यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, वो है तकरीबन 80 का। और जैसे ही 80 ब्रेक होता है, 83 तक के भी टारगेट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में ये स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक, हाँ ये स्टॉक है 3.5% ऊपर है, इस पर आप नजर रखिए। ये सलाह कुणाल जी की तरफ से। जतिन जी, आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए? देखिए, हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ में अच्छा एक ब्रेकआउट आया है। 3 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम जारी रह सकता है या तो आ सकता है। इसके लिए हम एसबीआई लाइफ में लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 1438 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेंगे 1490 के। एसबीआई लाइफ यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। तो फाइनेंशियल एनबीएफसी स्पेस से काफ़ी सारे रिकमेंडेशन अभी आ रहे हैं, इन पर आप नज़र रखिए। सुदीप जी, आपने भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमें बताए, एचडीएफसी, एमसीआईएक्स जैसे स्टॉक्स पर ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा कोई और स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा है बीटीएसटी ट्रेड के लिए? हमने एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी जो बात करी थी, मुझे लग रहा है वो भी एक बीटीएससी करके जा सकते हैं। 700 के स्टॉप लॉस से 740 के टारगेट के लिए यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। और इसके अलावा और एक स्टॉक है जो पीएसयू स्पेस से है, कंटेनर कॉर्पोरेशन का, कॉनकॉर। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि स्टॉक में एक बहुत बढ़िया सेटअप है। पिछले 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन था वहां से ब्रेकआउट भी आया है। और वो जो 3 और 4 जून की कैंडल्स को यदि छोड़ दे और उसके पहले के पूरा महीने का अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक उसके बाद के हाईएस्ट लेवल पे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बढ़िया सेटअप है। 1125 के स्टॉप लॉस के साथ 1160, 1170 के टारगेट्स के लिए कॉनकॉर में बाइंग की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए आप बीटीएसटी ट्रेड लेके जा सकते हैं। 5% ऊपर है, स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। एक और सेक्टर पर व्यू लेंगे हम एक्सपर्ट्स का। ये बीटीएसटी के लिए नहीं होगा, लेकिन पोजिशनल व्यू अगर कुणाल जी आपसे सवाल होगा अगर आप देना चाहें तो। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो हैं, आईजीएल, गेल, एमजीएल, ये सभी कंपनियाँ अपने 52 वीक हाई या फिर रिकॉर्ड हाई के आसपास कह सकते हैं कि अब ट्रेड कर रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है आपको इन कंपनियों में से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स इन कंपनियों पर निकल कर आ रही है। आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं अगर कि कुछ पोजिशनल व्यू लेना हो तो? वेल, अगर मैं इन कंपनियों की बात करूँ जिस हिसाब से अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का, ये खरीदारी करके चलने का बन रहा है। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है वो है एमजीएल। फिलहाल ये स्टॉक 1446 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है एक अच्छी खासी मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 1390 का है। 1390 का हमारा जो है यहाँ पे एक एसएल मेंटेन होगा। अभी फिलहाल 1445 के है। खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट ऑफ 1490 सबसे पहला टारगेट और दूसरा टारगेट है 1555, यानी कि 1555 के भी टारगेट हम अल्टीमेट लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो एमजीएल खरीदारी करके चलने की सलाह है विद एसएल ऑफ 1390।
तो मार्केट में सिर्फ 4 मिनट का समय रह गया। एक चीज़ हम आपको और नोटिस कर दें, आज ना फेड की बैठक का फैसला आएगा, तो आज आएगा और यूएस पे हम रिएक्शन देंगे कल। तो इसलिए पोजीशंस को ना आप लाइट करके जाओ, पोजीशंस को ज़्यादा लेके मत जाओ। यही मार्केट भी आपको लेसन दे रहा है। आप देखो ना, निफ्टी बैंक आज सुबह एक बार को 500 पॉइंट ऊपर था, लेकिन अभी करीब 170 पॉइंट ही ऊपर। एक बार को निफ्टी आज 700 पॉइंट ऊपर आ गया था, लेकिन अभी सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है। थोड़ी पोजीशन हल्की कर लो आप, इंडाइसिस से भी हल्की कर लो, या फिर आपको जैसे भी ठीक लगता है। अगर आपने हेज कर रखा तो फिर हेज करके रखो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि फैसला मार्केट के विपरीत आ रहा है। मेरे कहने का मतलब कि फैसले पर रिएक्शन आ सकता है, ठीक है ना। और रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि वैसे तो यही लेसन आएगा। पूजा हमको लगातार ग्लोबल मार्केट्स बताती रहती है कि ये आ सकता है कि भाई इंटरेस्ट रेट कब घटेंगे, शायद इसका रोड मैप डिस्क्लोज हो जाए। नहीं भी होगा तो उसके बाद में सुगबुगाहट आ जाएगी, थोड़ा पता लग जाएगा होगा भी कि नहीं होगा, कितनी बार होगा, कब से शुरू होगा, जो इस बार हम आरबीआई पॉलिसी से भी एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ऐसा वहाँ तो नहीं आया। वैसे भी तो सरकार का गठन था, तो ये यूएस से आ सकता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना बस। अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। यूएस मार्केट्स के फ्यूचर अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था, वहाँ पर भी ऐसा कोई मेजर क्रैक भी नहीं है। एडवांस डिक्लाइन भी हमारे यहाँ पे ठीक है, विक्स भी घटा हुआ है, तो जो एक्साइटमेंट है फेड की पॉलिसी को लेकर वो भी काफ़ी हद तक कम है। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी लाइट होने में ही समझदारी है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिस डिप के हम वेट कर रहे हैं शायद वो डिप भी मिल जाए कल ही, तो अगर वो हो जाएगा तो फिर आपका काम बन जाएगा। देखो आज भी बाज़ार एथिकली देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखे गया, ठीक है। अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, वहाँ से नीचे आ गया। आज के टॉप गेनर आपके सामने रखते हैं और उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वैसे बता दूं मैं, बजाज हिंदुस्तान आज वापस से ठीक क्लोज कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने पता किया था, उसके बाद एक करीब 40-50% और बढ़ गया। तो पैसों में भी बात बतानी पड़ रही है, चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने आते हैं। तो आज बढ़ने वाले शेयर ज़रा चेक कीजिएगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं। आज पहले निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स लेके आइए, जहाँ पे अच्छे सा मोमेंटम बनाए, वो शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कीजिएगा। कोल इंडिया डेज हाई पर, इसके अलावा जो पहले 50 कंपनीज है उसमें पावर ग्रिड है, आइशर मोटर अगला फायर कीजिएगा। ध्यान है ना आपको, आइशर मोटर 4800 वाली कॉल, 93 याद आ गया सब कुछ। अब 4850 है ये, 86 रुपये आज में चला ये, ठीक। दूसरा SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज चलते हुए दिखे। इन्हीं सब में से 2-4 शेयरों ने हाई भी टेस्ट किया अपना, जैसे आज टाटा स्टील ने हाई टेस्ट किया, बजाज ऑटो ने हाई टेस्ट किया, सिप्ला ने हाई टेस्ट किया साल का 52 वीक हाई, भारतीय एयरटेल ने हाई टेस्ट किया साल का। ये वो सारे शेयर हैं जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। वीक कौन थे? आज वीक था M&M 1.5% नीचे, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर्स, तो कंजम्पशन पार्ट वीक था। मैरिको भी आज वीक होगा, डेज के आसपास लो पे था, मैंने जब दोपहर को उसको चेक किया था। अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी आपको वीकनेस दिख जाएगी। तो जब आप देखते हैं ना सूची बढ़ने वालों की, उसमें से हमेशा 5 कंपनीज में एक ना एक सरकारी कंपनी आपको दिखेगी ज़रूर। ये बताती है इस तरह का नेचर जो अभी सर आपको बता रहे थे विवेक जी, कि इससे पहले नहीं होता ना, लेकिन पिछले 5-6 सालों के अंदर सरकारी कंपनी का कामकाज करने का तरीका बदल गया। तो इसलिए मेरे को विनिवेश वाला एंगल ना आप समझ में नहीं आता कि जब इतना अच्छा कंपनीज काम कर रही है क्यों बेचना चाहते हो आप। भाई आपने प्रोफेशनल बंदे हायर कर दिए, चला रहे हैं, CMD MDs बन गई, गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना है, हो रहा है, तो फिर बेचने की ज़रूरत ही क्या है? डिविडेंड आपको मिल जाया करेगा। क्या निजी कंपनी वाले उससे भी अच्छा चला सकते हैं? इतने इससे भी अच्छा चला सकते हैं क्या? वो एक सोचने की बात है, डिबेट का इशू भी हो सकता है। खैर, एडवांस डिक्लाइन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 1600 शेयर एडवांसेस के अंदर, 750 शेयर डिक्लाइंस के अंदर हैं। और इस समय बढ़ने वाले जो स्थिति आज मार्केट्स के लेवल के हिसाब से 40 पॉइंट्स का नेट गेन आया। बैंक निफ्टी के अंदर 95 पॉइंट का नेट गेन आया। एक बार ऐसा समय था जब हमने 50,200 टेस्ट किया था, क्लोज होते होते 49,800 आए हैं। तो आप कैसे मर्जी समझ लो, आज जीतने वाला ये कह सकता है कि देखिए मैंने तो 95 पॉइंट्स का गेन दिखाया ना निफ्टी बैंक पे, निफ्टी पे आया ना 40 पॉइंट का गेन। और बोलने वाले ये भी कह सकते हैं देखिए ऊपरी स्तरों से भी तो बाजार टूटा है। कहने का मतलब वो वही सेट पैटर्न है कन्फ्यूजन का, जो सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार भी निकल गया इसी तरह की कन्फ्यूजन के बीच में, कि बाजार चलेगा या यहाँ से डिप देगा, बाजार चलेगा यहाँ से डिप देगा, कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर रहा है। पहले के प्रीमियम से पुट का पैसा खा गया, सेकंड के प्रीमियम से कॉल्स वालों का पैसा खा गया। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। बार बार हम आपको आगाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कोई ब्रह्मा जी हमारे कान में आके बोल रहे हैं, सिर्फ डाटा पैटर्न बता रहा है और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स भी आपको यही सलाह दे रहे हैं। अभी आपको कुणाल ने राय दी होगी,
कुणाल जी कह रहे थे कि बाजार उनको बहुत तेज लगता है, लेकिन एक बात में उन्होंने भी बात बोली कि कोई भी डिप आए तो आप प्लस कीजिएगा। कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो ये बात बोलेगा कि कोई भी डिप में आप प्लस मत करो, लेकिन डिप लाओ तो सही। डिप ही नहीं आ रहा, तो जब तक डिप नहीं आएगा जो तेज़ी है ना मार्केट के अंदर वो सस्टेन नहीं करेगी। बस यही प्रॉब्लम है बाजार के अंदर कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द पैसा, यानी कि मनी का डिप्लॉयमेंट वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जतिन केडिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुदीप शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सभी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपसे काफ़ी इंटेलिजेंट चीज़ें हमको मिलती हैं, समझ आती हैं। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमको भी ज़्यादा